ऑडियो 6। पुस्तक का नाम अनाचार से कैसे निपटे। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। रोकथाम भी और प्रतिरोध भी। किशोरावस्था 13-14 वर्ष से आरंभ होती है, पर वह चली जाती है 25-26 वर्ष तक। बिना मूछ वाले ही नहीं, मूछ वाले तरुण भी किशोरों में गिने जाते हैं, कारण कि उनमें जोश तो असाधारण रहता है, पर होश की कमी पाई जाती है। होश का तात्पर्य है दूरदर्शिता, विवेकशीलता। यह अनुभवजन्य होता है। अनेकों के साथ अनेक प्रकार की घटित भली बुरी घटनाएं बताती हैं कि किसी क्रिया का क्या परिणाम होता है, किस प्रवाह में बहने पर कहाँ पहुंचा जा सकता है। यह बहुज्ञता से संबंधित है। इसे बाह्य क्षेत्र में घटित होने वाली घटनाओं के द्वारा प्रस्तुत हुए परिणामों को देखकर अधिक सरलतापूर्वक जाना जा सकता है, पर यह कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है। कितने ही विचारशील ऐसे भी होते हैं जो चिंतन, मनन और कल्पना शक्ति के आधार पर उचित अनुचित का निष्कर्ष निकाल लेते हैं। उनका पूर्व संचित ज्ञान और सज्जनों के साथ विचार विनिमय भी बहुत कुछ सिखा देता है। सत्य साहित्य का गंभीरतापूर्वक अध्ययन करने पर भी मनुष्यों के निर्धारण प्रतिपादनों से भी ऐसा बहुत कुछ सीखा जा सकता है जो बड़ी आयु के विचारशील ही बहुधा प्राप्त कर पाते हैं। सही मार्ग पर चलते हुए प्रगति के उच्च शिखर पर पहुंचना और गलत दिशा में चल पड़ने पर अनेकानेक संकटों का सामना करना ऐसा तथ्य है जिसे जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना ही उत्तम है। इस संदर्भ में जहाँ जितनी कमी पाई जाती है वहाँ उतनी ही कच्ची पक्की किशोरावस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। यही वह अवधि है जिसे किसानों के बीज बोने वाली अवधि कहते हैं। मौसम के कुछ ही दिन ऐसे होते हैं जिनमें बीज बोने पर समुचित रीति से फसल उगती है। यदि यह समझ चूक जाए तो समझना चाहिए कि फसल की बहुत बड़ी संभावना तिरोहित हो गई। इस तथ्य को समझते हुए समझदार किसान बीज बोने की अवधि का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं और उसे हाथ से नहीं जाने देते। किशोरावस्था को भी ठीक ऐसा ही अवसर माना जाना चाहिए। उसमें स्कूली शिक्षण की ही नहीं, साथ साथ यह प्रयत्न भी चलना चाहिए कि सभ्यता, सुसंस्कारिता, पनपे और नागरिकता, सामाजिकता की मर्यादाओं का स्वभाव में समुचित समावेश चल पड़े। उठती आयु के किशोर प्रायः स्कूल से चलकर घर तक और घर से चलकर स्कूल तक ही आते जाते हैं। खेलकूद की आवश्यकता वे पास पड़ोस में ही पूरी कर लेते हैं। अभिभावकों की नज़र भी इन पर रहती है, पर आयु 18 वर्ष से ऊपर निकल जाने और 25 के लगभग पहुंचने तक स्थिति में भारी अंतर आ जाता है। पढ़ना है तो कॉलेज जाना पड़ता है, जो घर से दूर होता है। जाने आने में समय लगता है। सांस्कृतिक कार्यक्रम, स्काउटिंग, खेलकूद आदि अन्य अन्य प्रसंगों का भी समावेश होता है, इनमें भी समय लगता है। फिर पढ़ाई के संबंध में अन्य साथियों के घर पूछताछ करने की भी उपयोगिता समझी जाती है। ऐसे ही अनेक प्रसंगों को जोड़कर घर से बाहर रहने का वास्तविक या अवास्तविक कारण गिना देने का अवसर रहता है। इसी बचे हुए समय में यदि नवयुवक चाहे तो कुछ संघ में पढ़ने के लिए अधिक समय निकाल सकते हैं। छोटे बच्चों को तो किसी दिशा में रुझान ही नहीं होता, पर बड़ी आयु के किशोर तो उसे चरितार्थ भी कर सकते हैं। पढ़ाई के लिए, जेब खर्च के लिए कुछ पैसा भी उनके पास रहता है, उसे वे चाहें तो गलत कार्यों में खर्च भी करते रह सकते हैं। अभिभावकों तक वस्तुस्थिति को छिपाए रहने में भी अपनी विकसित बुद्धि के सहारे सफल हो सकते हैं। नशेबाजी इन्हीं दिनों कुसंगति के कारण आरंभ होती है। सिनेमा देखने का चस्का भी इसी खाली समय में लगता है। अश्लील हरकतों से लेकर आवारागर्दी तक के अनेकों दुर्व्यसन पल्ले बंध जाते हैं। यदि किन्हीं को सुयोग मिला तो वे शालीनता के वातावरण एवं समुदाय के साथ भी अपनी घनिष्ठता बना लेते हैं। इन्हीं दिनों अपने चिंतन को किसी भली बुरी दिशा के साथ जोड़ा जाता है। जड़ जमने की यही अवस्था है। बाद में तो व्यक्ति कमाने धमाने के फेर में लग जाता है और जो स्वभाव आरंभिक दिनों में बन गया है उसी के अनुरूप आचरण करता है। चूंकि सज्जनता का वातावरण एवं अवसर कम है, सब और दुस्वभाव, कुप्रचलन एवं अनाचार का ही बोलबाला है। ऐसी दशा में बहुमत का दबाव और अनाचार का आकर्षण युवकों को अधिक प्रभावित करता है। मानवीय मर्यादाओं का उल्लंघन करने की उच्छृंखलता अपनाने की आदत उन्हें यहीं से पड़ जाती है। यह आरोपण आगे चलकर विश्व वृक्ष के रूप में परिणत होता है। उठती आयु के किशोरों की अपेक्षा बढ़ती और पकती आयु के युवक कुविचारों को अनाचार के रूप में क्रियान्वित करने में अधिक सफल होते देखे गए हैं। इन दिनों विशेष देखभाल की जरूरत है। संकट से बचाने का ठीक समय यही है। इसके लिए सतर्कता, जांच पड़ताल, रोकथाम की तो आवश्यकता है ही, साथ ही यह प्रयत्न भी होना चाहिए कि उन्हें सुसंगति भी मिले। समय का कार्यक्रम ऐसा बने जिससे उपयोगी कार्यों की व्यस्तता ही छाई रहे। अच्छी प्रकृति वाले सज्जनों के साथ ही बैठना उठना बन पड़े। अच्छा हो दोस्तों का चुनाव लड़कों के ऊपर न छोड़ा जाए। उनकी टोली बनाने में अभिभावक तथा अध्यापक भी रुचि लें। साथ ही उनके साथ वार्तालाप करते रहने का भी उपक्रम चलाएं। देखा यह गया है कि आयु बढ़ने के साथ साथ
अभिभावकों और किशोरों के बीच अनावश्यक संकोचशीलता पनपने लगती है। इससे विचारों के आदान प्रदान में, वस्तु स्थिति समझने और समझाने की व्यवस्था में अड़चन खड़ी हो जाती है। फलतः सुधार परिवर्तन की संभावनाएं भी घट जाती हैं। अच्छा हो यह स्थिति कहीं भी न बने। जिस प्रकार छोटे बालकों और अभिभावकों के बीच प्यार दुलार का, हंसने हंसाने का उपक्रम चलता रहता है, उसी प्रकार उसमें थोड़ा सुधार करके आयु के अनुरूप स्तर का विचार विनिमय चलता रहे और रोकथाम से लेकर आवश्यक सुझाव पूछने या देने का सिलसिला चलता रहे। जिन्होंने पढ़ाई आरंभ ही नहीं की या थोड़ा पढ़कर स्कूल से नाम कटवा लिया, उनकी समस्या और भी अधिक जटिल है। वे पूरे मन से, पूरी शक्ति से, पूरे समय घर का काम तो करते नहीं, घर वाले भी उन पर वैसा दबाव नहीं देते। उपेक्षा की मनस्थिति में किया काम भी अस्त व्यस्त ही रहता है। ऐसी दशा में परिवार वाले खींचते रहते हैं और रुष्ट होकर असहयोग जैसी स्थिति बना लेते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि युवक आवारागर्दी में जहाँ तहाँ घूमने लगते हैं और पढ़ने वाले छात्रों की अपेक्षा इन कचरे अस्त व्यस्त युवकों की समस्या और भी अधिक जटिल बन जाती है। अशिक्षा और अनकर स्थिति उन्हें एक प्रकार से और भी अधिक जटिल बना देती है। उन्हें संभालने में उस दशा में और भी अधिक कठिनाई होती है, जबकि परिवार वाले स्वयं अशिक्षित और समस्याओं से निपटने में अपने पिछड़ेपन के कारण अक्षम हैं। युवकों को एक उपयोगी मोड़ देने की योजना यह है कि उनके लिए सर्वत्र व्यायामशालाएं स्थापित की जाए। उनमें सम्मिलित होने के लिए हर उठती उम्र वाले को सहमत किया जाए। स्वास्थ्य रक्षा में व्यायाम के योगदान से विस्तार पूर्वक अवगत कराया जाए। यह दिलचस्प विषय ऐसा है जिसमें यदि नई पीढ़ी को मोड़ा जा सके तो वे अपने शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य भी सुधार सकते हैं, अपना भविष्य बिगड़ने से बचा सकते हैं और प्रगति मार्ग पर चल पड़ने का एक नया आधार प्राप्त कर सकते हैं। पिछले दिनों व्यायाम के लिए मात्र कसरत तक सीमित थे। उनसे दंड बैठक, कुश्ती आदि का अभ्यास कराया और पहलवान बनाया जाता था। अब इस समग्रता के युग में उनके साथ स्वास्थ्य संरक्षण और स्वास्थ्य संवर्धन के अनेकानेक पक्ष जुड़ गए हैं। इस आधार पर दुर्बलता और रुग्णता से भी छुटकारा पाया जा सकता है तथा सामान्य स्वास्थ्य असामान्य बलिष्ठता में विकसित किया जा सकता है। पाठशालाओं की तरह व्यायामशालाओं का भी महत्व समझा जाना चाहिए। उन्हें हर जगह स्थापित ही नहीं, सक्रिय एवं सक्षम भी बनाया जाना चाहिए। उन्हें चरित्र निष्ठा एवं अनौचित्य के विरोध का प्रशिक्षण भी दिया जाना चाहिए। समर्थता उभरते देखकर अवांछनीय तत्वों की हिम्मत टूटती है। आक्रामकों के इरादे बदलते हैं। जिन्होंने आक्रामक नीति अपनाई हुई है, उन्हें भी अपने पैर पीछे हटाने में ही भलाई दिखती है। बिना चोट पहुंचाए वह प्रयोजन सिद्ध होता है, जो दांत खट्टे कर देने की स्थिति में ही बन पड़ता है। शक्ति का प्रदर्शन भी शक्ति के प्रयोग को रोकता है। फटा बांस फटकारते रहने पर भी जंगली जानवर भाग खड़े होते हैं। किसान खेतों में काग भगाओ दिखावा बनाकर खड़े कर देते हैं, उसे देखकर चिड़ियाएं नहीं उतरती और लोमड़ी, खरगोश जैसे छोटे जानवर खेत में प्रवेश करने से कतराते हैं। व्यायामशालाओं में कसरत करने वालों और लाठी चलाना सीखने वालों को देखकर अनाचारियों की हिम्मत पस्त होती है। साहस का दिखावा भी बल प्रयोग जितना काम कर जाता है। नवयुवकों की व्यायामशाला और समर्थ नागरिकों का सेवा दल जैसा संगठन बनना भी गुंडा तत्वों की रोकथाम का एक कारगर एवं सस्ता उपाय है। कनस्तर बजा करके छोटे लोमड़ी खरगोशों से ही नहीं, बड़े हिरण शुक्रों से भी खेत की रक्षा कर ली जाती है। प्रसिद्ध है कि चोर के पैर नहीं होते, वह घर का बच्चा जग जाने और रोने चिल्लाने की आवाज़ भर सुनकर भाग खड़ा होता है। यही बात उन अत्याचारियों के संबंध में भी लागू होती है जो कमजोर असंगठित वर्ग को ही आमतौर से अपना शिकार बनाते हैं। जहाँ उन्हें विश्वास होता है कि प्रतिरोध की आशंका नहीं है, वहीं वे अपना शिकंजा कसने का प्रयत्न करते हैं। जब उन्हें प्रतीत होता है कि यहाँ तो दांत खट्टे कर देने वाली प्रतिरोधक शक्ति मौजूद है, वहाँ से वे सहज ही किनारा कर लेते हैं और अपनी जान बचाते हैं। इस तथ्य से सर्वसाधारण को, विशेषतः उत्पीड़न ग्रस्तों को बचाया जाना चाहिए। यदि इतना भर जन साधारण को सिखा दिया जाए तो मनोबल बढ़ने भर से आधी मात्रा में गुंडागर्दी का समापन हो सकता है। सांप जब तक अपनी आत्मरक्षा के लिए आवश्यक नहीं समझता, तब तक काटता नहीं। खतरे को अपने से दूर रखने के लिए वह गर्दन उठाकर फुसकारता ही रहता है। इस फुसकार के पीछे यह तथ्य भी सम्मिलित रहता है कि वह जरूरत पड़ने पर काट भी सकता है। यदि यह सिद्ध हो जाए कि फुसकार किसी बनावटी की है, बिना जहरीले सांप की है, तो फिर लोग चिढ़कर उसे और भी अधिक परेशान करने का प्रयत्न करते हैं। समझदारों को अत्याचारियों से बचने के लिए आवश्यक शक्ति भी एकत्रित करनी पड़ती है और साथ ही यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि शक्ति के प्रदर्शन से काम चल जाए, उसका प्रयोग न करना पड़े तो अच्छा है। सतर्कता, सुरक्षा व्यवस्था, संगठन और साहसिकता ऐसे तत्व हैं जिनके सहारे
अत्याचारियों के अतिक्रमण का खतरा बहुत कुछ कम हो जाता है। यूँ उन्हें समझाने बुझाने का क्रम भी समाप्त नहीं करना चाहिए। मनुष्य मनस्थिति और परिस्थिति बदलने पर अपने आचरण में परिवर्तन भी कर सकते हैं।